हेलो दोस्तों। वेलकम टू मीरा फिजियो अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन ट्यूमर, यानी कि इसका एक टाइप होता है ग्लियोमा। उसके बारे में आज हम जानेंगे कि जो हमारा टॉपिक है ब्रेन ट्यूमर, इसमें ग्लियोमा जिसका सब टाइप है ग्लियोमा, एक तरीके का ब्रेन ट्यूमर, उसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ब्रेन ट्यूमर एक वर्स कंडीशन होती है। हमेशा इसकी सिवियरिटी जो होती है ब्रेन ट्यूमर की डिपेंड करती है इसके साइज पे और किस जगह पे ये ब्रेन में हुआ है उस पर डिपेंड करती है। ग्लियोमा जो होता है ब्रेन ट्यूमर का एक टाइप होता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ब्रेन जो होता है एक बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन होता है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन की कवरिंग्स होती हैं, स्कल स्कल के बाद उसमें मेनिंजेस होती हैं, 3 मेनिंजेस होती हैं, ड्यूरा, पिया और एरेक्नोइड मैटर की 3 लेयर की मेनिंजेस होती हैं। इसके बाद हमारा ब्रेन होता है। ठीक है। ब्रेन में अगर कहीं भी ट्यूमर जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है तो इसका जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत नॉर्मल आते हैं स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे ये वर्स हो जाते हैं, बिगड़ते जाते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमारा जो ब्रेन ट्यूमर का टाइप है ग्लियोमा, ये क्या होता है। इसके बारे में हम जानेंगे कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है। तो ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर में क्या होता है, कोई मास या फिर ब्रेन में किसी सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ बढ़ जाती है। ठीक है। जिसके कारण कि ब्रेन में डिसफंक्शन होने लगते हैं और साथ ही साथ ब्रेन में डिसफंक्शन के कारण से नॉर्मल कंडीशन जैसे कि सोचना समझना, मेमोरी हो गई और देखना, विजन भी इम्पेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का कंट्रोल होता है विजन का, वो यूजुअली हमारे ब्रेन पे सबसे ज्यादा होता है। तो हाथ पैरों में कमजोरी आ जाना, वीकनेस जैसा लगना, नौजिया, वॉमिटिंग, ये सारी दिक्कतें ब्रेन ट्यूमर में शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो ब्रेन ट्यूमर होता है कि एक एबनॉर्मली मास या किसी सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ कर जाना आपके ब्रेन में, ये होता है ब्रेन ट्यूमर। कई तरीके के डिफरेंट टाइप के ब्रेन ट्यूमर जो होते हैं वो अवेलेबल वो होते हैं, जिसका एक टाइप आज हम बात करेंगे ग्लियोमा। कई तरीके के ब्रेन ट्यूमर हैं, कॉस्टिक न्यूरोमा, ग्लियोमा, जिसमें आज हम बात करेंगे ग्लियोमा के बारे में। कुछ ब्रेन ट्यूमर जो होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं, बिनाइन, यानी कि वो स्प्रेड नहीं होते हैं। ठीक है। कुछ कैंसर्स होते हैं जो स्प्रेड नहीं होते हैं और कुछ कैंसर या ट्यूमर होते हैं जो मैलिग्नेंट होते हैं, यानी कि स्प्रेड होते हैं। तो ये जो हमारा ग्लियोमा होता है ये एक तरीके से एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, यानी कि ये बॉडी में स्प्रेड नहीं होता है, पर ये स्प्रेड होने के कारण कभी कभार ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है। जैसे किसी को पहले ब्रेस्ट कैंसर हो तो अगर वो स्प्रेड हुआ तो उसको ग्लियोमा हो सकता है, पर अगर किसी को प्राइमरी कॉज जो कैंसर का है, ट्यूमर का है, वो ग्लियोमा ही है तो उसको वो स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है। ब्रेन ट्यूमर जो होता है आपके ब्रेन में वो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर होता है, और आपकी बॉडी के अदर पार्ट में अगर ट्यूमर है या कैंसर सेल प्रेजेंट है तो वो स्प्रेड होते हैं, ब्रेन में आते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर। ठीक है। अगर आपके ब्रेन में ही ट्यूमर कॉज हुआ है, ट्यूमर हुआ है, तो हम उसे कहते हैं प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। और अगर आपकी किसी और बॉडी से वो ट्यूमर स्प्रेड होके आया है तो उसे कहते हैं मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर। ठीक है। जितना जल्दी ब्रेन ट्यूमर ग्रो करता है, बढ़ता है, उतना ही उसकी सिवियरिटी होती है। ठीक है। तो जो ग्रोथ और जो लोकेशन है ट्यूमर की, वो डिटरमाइन करती है कि वो कितना अफेक्ट करेगा आपके नर्वस सिस्टम के फंक्शन को। ठीक है। हमेशा जो ट्यूमर का साइज होता है वो अफेक्ट करता है कि किस एरिया में हुआ है, वो अफेक्ट करता है। एरिया और साइज, ब्रेन में किस एरिया पे हुआ है और कितने एमएम का है, कितने साइज का है,
ये दो मेन पॉइंट होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके नर्वस सिस्टम के फंक्शन को। ब्रेन ट्यूमर का जो ट्रीटमेंट होता है वो हमेशा डिपेंड करता है उसके टाइप पे, कि किस टाइप का ब्रेन ट्यूमर है, किस साइज का ब्रेन ट्यूमर है और इसका लोकेशन क्या है। इस पे हमेशा डिपेंड करता है उसका ट्रीटमेंट ही। तो बेसिकली जो ब्रेन ट्यूमर अगर होते हैं तो उसका ट्रीटमेंट, उसकी सिवियरिटी और उसके सिम्टम, ये तीनों चीजें ही, उसके लक्षण और उसकी सिवियरिटी, कॉम्प्लिकेशन और उसका ट्रीटमेंट, ये तीनों चीजें ही हमेशा डिपेंड करती हैं कि ट्यूमर का साइज क्या है। ठीक है, और साथ ही साथ ट्यूमर किस एरिया में है। तो इस पे ये चीजें ज्यादा डिपेंड करती हैं। अब आता है हमारा ग्लियोमा। ग्लियोमा को जानने से पहले हम जान लेते हैं ग्लियल सेल के बारे में। क्योंकि जो ग्लियोमा होता है हमारा, वो ग्लियल सेल पे ही होता है, इसलिए ग्लियोमा से पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारी ग्लियल सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं। ग्लियल सेल, जिसे ग्लिया भी कहते हैं और न्यूरोग्लिया भी कहते हैं, ये एक नॉन न्यूरल सेल होती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, नॉन न्यूरल सेल मतलब कि इसमें न्यूरॉन्स नहीं होते हैं। आपके ब्रेन में और आपका स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, हम उसे कहते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है हमारा हाथ पैर। ठीक है, तो जो हमारी ग्लिया या ग्लियल सेल या न्यूरोग्लिया जो होती है, नॉन न्यूरोनल सेल होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ग्लियल सेल का काम होता है कि ये मेंटेन करे हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस को। ठीक है, हमारे बॉडी के जो होम्योस्टेसिस फंक्शन है उसको मेंटेन करती है। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी को स्टेबल बनाती है, इक्विलिब्रियम क्रिएट करती है। किसके बीच में? इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट के बीच में। जो हमारी बॉडी में एलिमेंट्स है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेसर और हमारा एक्सटर्नल फैक्टर एनवायरनमेंट, इन दोनों के बीच में वो बैलेंस बनाती है। ठीक है, तो इसका काम करती है हमारी ग्लियल सेल। हमारे न्यूरॉन के ऊपर एक माइलिन शीट होती है। ठीक है, माइलिन शीट जो होती है वो ग्लियल सेल की ही बनी होती है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये न्यूरॉन के ऊपर जो माइलिन शीट है जो कि ग्लियल सेल की बनी है, वो उस न्यूरॉन को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ग्लियल सेल जो होती है नॉन न्यूरल सेल होती है, न्यूरॉन्स नहीं होते हैं इसमें, और ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सेंड करती है। पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सेंड नहीं करती है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं कि किसी सिग्नल, किसी चीज के एक्शन को ट्रांसमिट करना, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट करना। ठीक है, तो ये जो ग्लियल सेल होती है या ग्लिया, ये हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती हैं। और ये क्या करती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये जो होती हैं तीन टाइप की होती हैं ग्लियल सेल। ठीक है, जो कि मैच्योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रहती हैं। अगर एक एडल्ट एज के बाद, मैच्योर एज के बाद जब हमारा बॉडी डेवलप हो जाता है, उसके बाद ये नर्वस सिस्टम में तीन तरीके की होती हैं। पहला होता है इसका एस्ट्रोसाइट, दूसरा होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और माइक्रोग्लियल सेल। ठीक है, ग्लियल सेल तीन तरीके के होते हैं। मैच्योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, बच्चों में ये कई तरीके के पाए जाते हैं, पर मैच्योर, जब हमारा ब्रेन मैच्योर हो जाता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तब ये तीन तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है एस्ट्रोसाइट, दूसरा ओलिगोडेंड्रोसाइट और तीसरा माइक्रोग्लियल सेल। ठीक है,
ये देखिए, ये 3 तरीके के हमारे स्वान सेल, ठीक है। इसके ऊपर ये माइलिन शीथ होती है, जिसके ऊपर हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जंप करती हैं। ये देखिए, ग्लियल सेल होता है हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये बीच में हमारा एस्ट्रोसाइट, ये न्यूरॉन्स है, ठीक है। फिर माइक्रोग्लियल सेल, ये हमारी 3 तरीके की ग्लियल सेल होती हैं। फिर आता है हमारा ग्लियोमा, ठीक है। मेन जो हमारा टॉपिक है आज का, ग्लियोमा ट्यूमर, उसके बारे में हम बात करते हैं हम। ग्लियोमा जो होता है, ये टाइप ऑफ ट्यूमर होता है जो कि आपकी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ठीक है। ग्लियोमा मैंने पहले ही बताया आपको कि टाइप ऑफ ट्यूमर है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ग्लियोमा जो होता है वो आपके ग्ले सपोर्टिव सेल, अभी बताया मैंने, ग्लियल सेल में होता है, जो कि नर्व सेल के चारों तरफ रहती है, उनको फंक्शन करवाने में और प्रोटेक्शन करवाने में मदद करती है। 3 तरीके की ग्लियल सेल होती हैं, और वो तीनों तरीके की जो ग्लियल सेल होती हैं वो तीनों ही ट्यूमर प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। ग्लियल सेल क्लासिफाइड होती हैं किस हिसाब से? टाइप ऑफ ग्लियल सेल के हिसाब से ही, ठीक है। उसी प्रकार से ग्लियोमा जो होता है, जो कैंसर है, जो ट्यूमर है, ग्लियोमा ट्यूमर, वो भी क्लासिफाई होता है ग्लियोमा सेल के टाइप के हिसाब से ही, कि कौन सी सेल कौन सा ट्यूमर कॉज कर रही है। साथ ही साथ ट्यूमर जो होते हैं, इनमें कुछ जेनेटिक फीचर्स जो होते हैं वो भी इसको कॉज करवाते हैं, ठीक है। जेनेटिक फीचर्स की मदद से हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ट्यूमर का बिहेव कैसा रहेगा वक्त के साथ। साथ ही साथ हम इसके ट्रीटमेंट में और क्या कर सकते हैं, ये भी हम जेनेटिक फीचर्स के द्वारा जान सकते हैं। तो हमारा ग्लियोमा जो होता है एक टाइप ऑफ ट्यूमर होता है जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ग्लियोमा जो होता है हमारे ग्लाइल सेल में होता है, जो कि हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर सेल प्रेजेंट होते हैं उनमें होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये इम्पल्सेस ट्रांसमिट करते हैं ग्लियल सेल, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं नर्व सेल को। और जो हमारा टाइप होता है ग्लियल सेल का, उसी के क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे ही ट्यूमर का भी क्लासिफिकेशन होता है। तो ये हमारे 3 तरीके के ग्लियोमा के टाइप होते हैं, ठीक है। जो हमारा ग्लियोमा ट्यूमर होता है उसमें भी 3 तरीके होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोसाइटोमास, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में हम अभी आगे देखेंगे। पहला आता है हमारा एस्ट्रोसाइटोमास। इसमें एस्ट्रोसाइटोमा इंक्लूड होता है, जो कि एक टाइप ऑफ कैंसर होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। इसमें जो हमारे एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, जो हमारे नर्व सेल को सपोर्ट करते हैं, इनमें ट्यूमर हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा। ये जो होता है रेयर मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर होते हैं। तो एस्ट्रोसाइटोमा ट्यूमर जो होता है वो हमारे ब्रेन में डेवलप हो जाता है। कुछ स्टार शेप की ब्रेन में सेल्स होती हैं, इसलिए उसका नाम एस्ट्रोसाइट रखा गया है। उनमें अगर उन सेल्स में एस्ट्रोसाइटोस सेल में अगर ट्यूमर डेवलप हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा। फिर आता है हमारा ग्लियोब्लास्टोमा, ठीक है। तो जो हमारा ग्लियोब्लास्टोमा होता है वो हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ब्रेन और स्पाइन को अफेक्ट करता है, जिसे हम ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोसाइटोमा जो होता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में होता है, और इसमें 3 तरीके के हमारे ट्यूमर इंक्लूड रहते हैं, और ये सब डिपेंड करते हैं कि किन सेल में हुए हैं, उन्हीं सेल के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन होता है। फिर आता है हमारा इपिडाइमोमास, ठीक है। इपिडाइमोमास में हमारा सबसे पहला आता है हमारा एनाप्लास्टिक इपिडाइमोमास, ठीक है। पहला आता है हमारा एनाप्लास्टिक एपिडाइमोमा।
ये जो होता है ट्यूमर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है और ये क्योर हो सकता है। साथ ही साथ ये हमारे ब्रेन में जो हमारा होता है एनाप्लास्टिक एपिडाइमोमा हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है और बहुत जल्दी ग्रो होता है। इसकी ग्रोथ जो होती है बहुत फास्ट होती है। ठीक है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेल को अफेक्ट करता है। फिर आता है हमारा मैक्सो पेपिलरी एपिडाइमोमा। ठीक है, मैक्सिलरी जो हमारा मैक्सो पेपिलरी एपिडाइडोमा जो होता है, ये भी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर होता है। और इसमें क्या होता है कि ये बहुत स्लो ग्रोइंग होता है सबसे पहले तो, और ये हमारे स्पाइनल कॉलम जो होते हैं यूजुअली उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हमारा आता है सब इपीडायडोमा। ठीक है, सब इपीडायडोमा ये जो होता है ये हमारे ब्रेन का ट्यूमर होता है, रेयर होता है और ये यूजुअली ये मिडिल एज में होता है और इसे इसलिए सब इपिडाइमो या एस्ट्रोसाइटोमा जो हमने देखा वो भी कहते हैं। फिर आता है हमारा ओलिगोडेंड्रोग्लियोमास। ठीक है, इसमें आ गया हमारा ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा। ये जो होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है ट्यूमर और इसमें भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इनके टाइप है 3, एस्ट्रोसाइटोमास, इपिडाइडोमास और ओलिगोडेंड्रोग्लियोमास। इनमें ये चीजें इंक्लूड हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है एनाप्लास्टिक ओलिगोड्राइडोमा। ठीक है, अब ये जो हमारा एनाप्लास्टिक ओलिगोड्राइडोमा होता है ये हमारे सेल्स ऑफ द ब्रेन में जो ग्लियल सेल होती हैं उनमें ही हमारा एनाप्लास्टिक ओलिगोड्राइडोमा होता है। फिर आता है एनाप्लास्टिक, सेम ये एनाप्लास्टिक जो होता है एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा जो जैसा ही होता है कि एस्ट्रोसाइट सेल्स होती हैं हमारे ब्रेन में, उन्हीं में हमारा एनाप्लास्टिक ओलिगो एस्ट्रोसाइटोमा होता है। ठीक है, जो ग्लीमा होता है वो आपके ब्रेन के फंक्शन को अफेक्ट करता है काफी, और ये कभी कभार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं अगर इनकी लोकेशन या साइज काफी बढ़ता जाए या इनकी लोकेशन सीवियर जगह पे हो तो। ग्लियोमा जो होता है सबसे कॉमन टाइप का प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर होता है। ठीक है, कॉमनली देखा जाए तो ब्रेन ट्यूमर यूजुअली मैलिग्नेंट या मेटास्टेटिक होते हैं, स्प्रेड होके होते हैं, पर ग्लियोमा जो होता है एक तरीके का प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है, यानी कि ये ब्रेन में सबसे पहले होता है, स्प्रेड नहीं होता है। पर जो टाइप होता है ग्लियोमा का वो ही डिटरमाइन करवाता है कि किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा और किस तरीके का प्रोग्नोसिस आएगा, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि इसका ट्रीटमेंट और इसकी सिवियरिटी हमेशा डिपेंड करती है इसके साइज और इसकी लोकेशन पे। तो इसी कारण से जो टाइप होता है ग्लियोमा का वो भी डिपेंड करता है कि कितना इसका हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं और ट्रीटमेंट होने के बाद क्या प्रोग्नोसिस आ सकता है। ग्लियोमा ट्रीटमेंट के ऑप्शन में सर्जरी हो सकता है, रेडिएशन थेरेपी हो सकता है, कीमोथेरेपी हो सकता है, टारगेट थेरेपी हो सकता है और एक्सपेरिमेंटल क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे टाइप ऑफ ग्लियोमा के बारे में, एक एक टाइप के बारे में अब हम देखेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा एस्ट्रोसाइटोमा। एस्ट्रोसाइटोमा जो होता है वो टाइप ऑफ कैंसर होता है जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। एस्ट्रोसाइटोमा जो होता है वो हमेशा एस्ट्रोसाइट सेल से शुरू होता है जो कि हमारे नर्व सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है एस्ट्रोसाइटोमा, क्योंकि एस्ट्रोसाइट सेल्स में होता है जो हमारे नर्व्स में प्रेजेंट है, नर्व सेल को सपोर्ट कर रही है एस्ट्रोसाइट सेल, इसीलिए इसे कहा जाता है एस्ट्रोसाइटोमा। एस्ट्रोसाइटोमा के जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस लोकेशन पे उनका ट्यूमर हमारा हुआ है। ठीक है, एस्ट्रोसाइटोमा के कारण हमें मिर्गी के झटके आ सकते हैं, सर दर्द, उल्टी जैसा लगना, ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। एस्ट्रोसाइटोमा के कारण ही स्पाइनल कॉर्ड में
अगर आपकी एस्ट्रोसाइटोमा है तो वीकनेस आ सकती है, ठीक है, डिसेबिलिटी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सा एरिया अफेक्ट हुआ है। मान लीजिए अगर सर्वाइकल एरिया अफेक्ट हुआ है, ठीक है, सर्वाइकल एरिया में आपके स्पाइनल कॉर्ड का सबसे पहला हिस्सा आया सर्वाइकल, अगर वहां पे एस्ट्रोसाइटोमा हुआ है, ग्लियल सेल का जो टाइप है एस्ट्रोसाइटोमा, अगर वो हुआ है तो क्वाड्रिप्लेजिया जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। या अगर सर्वाइकल रीजन में हुआ है तो अब्स पाल्सी, ग्लो हैंड, ये सारी डिफॉर्मिटी, डिसेबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। बस ये डिपेंड करेगा कि इसका लोकेशन किधर है एस्ट्रोसाइटोमा का और किस साइज का ग्लियल सेल का जो है ट्यूमर बना हुआ है, ठीक है। जो एस्ट्रोसाइटोमा होता है वो बहुत स्लो ग्रो होता है, ठीक है, और ये अग्रेसिव भी हो सकता है अगर इसकी ग्रो बहुत ज्यादा तेजी से हुई तो, ठीक है। वैसे जो एस्ट्रोसाइटोमा होता है इनको देखा गया है कि ये बहुत स्लो ग्रोथ करते हैं, बहुत धीमे धीमे इसमें ग्रोथ आती है, पर अगर ये अग्रेसिव हो जाते हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये ज्यादा डेंजरस हो भी सकते हैं। जो इसकी ग्रेड है, जो इसका अग्रेसिवनेस है, वो जो है एस्ट्रोसाइटोमा का हमेशा डिटरमाइन करता है, हमेशा बताता है कि इसका कितना प्रोग्नोसिस आ सकता है और ट्रीटमेंट हम किस तरीके का दे सकते हैं एस्ट्रोसाइटोमा में, ठीक है। फिर आता है हमारा इपेंडाइडोमा। इपेंडाइडोमा भी एक टाइप ऑफ ट्यूमर है जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। एपिंडाइडोमा जो होता है, एपिडाइमल सेल होते हैं जो आपके ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के उनमें होता है, ठीक है। एपिडाइडमल सेल जो होते हैं ये हमारे पैसेज वे होते हैं, ठीक है, एक तरीके का रास्ता बनाते हैं, किसके लिए, हमारे ब्रेन में जो फ्लूइड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके लिए एक रास्ता बनाते हैं जो कि हमारे ब्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोटीन देता है, मिनरल्स देता है, उसको नरिशमेंट देता है। वो चीजें, सारी चीजें होती हैं ब्रेन की, वो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो पासवे बनाता है, जो रास्ता बनाती है, जो लाइन रास्ता बनाती है, वो होती है हमारी एपेंडाइमल सेल। तो अगर हमारा ग्लियोमा सेल का टाइप इपेंडाइमोमा जो होगा, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की इपेंडाइमल सेल में होगा, ठीक है। जिस कारण से अगर ये हुआ तो हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो काम है वो अफेक्ट कर सकता है। इपेंडाइडोमा जो होता है वो किसी भी एज में हो सकता है, यूजुअली ये यंग चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। बच्चों में जो बच्चे एपिंडाइमोमा को एक्सपीरियंस करते हैं उनमें मिर्गी के झटके और हेडेक जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। अडल्ट्स में जब ये होता है तो ये स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकता है जिस कारण से उसमें वीकनेस आ सकती है, ठीक है, मसल्स का कंट्रोल जा सकता है, नर्व अफेक्ट हो रही है अगर ट्यूमर के कारण, तो हो सकता है डिसेबिलिटी भी आ सकती है। इसका जो ऑप्शन होता है ट्रीटमेंट का, ये देखिए, ये एपिंडाइडोमा फोर्थ वेंट्रिकल में हुआ है, ठीक है, बच्चों में ये यूजुअली देखने को मिलता है। तो इसका जो ऑप्शन होता है, सर्जरी ही इसका पहला ऑप्शन होता है। एपिंडाइडोमा का पहला जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो सर्जरी होता है। अगर ज्यादा अग्रेसिव हो गया है ट्यूमर या फिर रिमूव करने पर हम कंप्लीट सर्जरी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी सेंसिटिव एरिया में है, अगर वो, ठीक है, ब्रेन स्टेम के बहुत पास है या फिर ब्रेन के बर्निंग्स एरिया या ब्रोकाज एरिया के बहुत पास है, तो ये सेंसिटिव एरिया होते हैं। अगर हम यहाँ पे सर्जरी करते हैं, अगर मुश्किल से कुछ कटवट हो जाता है या एक्स्ट्रा कुछ इंसिजन लग जाता है तो काफी डिफिकल्टी हो सकती है, तो इसको बहुत प्रिकॉशन के साथ करते हैं। तो किसी कारणवश अगर इसका लोकेशन अलग है एपिंडाइडोमा का, तो ऐसी सिचुएशन में सर्जरी को अवॉइड करते हैं और रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी का रिकमेंड करते हैं। फिर आता है हमारा ग्लियोब्लास्टोमा। ग्लियोब्लास्टोमा जो होता है एक अग्रेसिव टाइप का कैंसर होता है जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। अभी तक के जो दोनों टाइप के कैंसर थे वो थोड़ा स्लो ग्रोथ वाले थे और कम अग्रेसिव वाले थे, बट जो हमारा ग्लियोब्लास्टोमा होता है वो अग्रेसिव ट्यूमर होता है आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ग्लियोब्लास्टोमा जो होता है हमारी एस्ट्रोसाइट जो होती है हमारी सपोर्ट नर्व सेल, उनमें होता है, जो कि हमारा एस्ट्रोसाइटोमा भी उन्हीं में होता है।
ठीक है, ये भी किसी भी एज में हो सकता है, ओल्डर एज में भी हो सकता है, अडल्ट में भी हो सकता है। कॉमनली ये ओल्डर एडल्ट में ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें बहुत तेज सर दर्द, उल्टी, चक्कर, मिर्गी के झटके आना, ये सब चीजें देखने को मिलती है। ग्लियोब्लास्टोमा को हम ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म भी कहते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रीट करने में, और इसका जो रोकथाम है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत स्लो प्रोग्रेसेस आता है इसमें। हम इसके साइन एंड सिम्टम तो रिड्यूस कर सकते हैं, पर अगर ट्रीटमेंट के बाद इसका जो ठीक होने का जो ताकत होती है, जो प्रोग्रेशन आता है किसी चीज को ठीक करने के बाद, वो बहुत स्लो आता है इसमें। ये देखिए, ये होता है हमारा ग्लियोब्लास्टोमा। ठीक है, कहीं भी हो सकता है ब्रेन में ये। फिर आता है हमारा ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा। ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा जो ट्यूमर होता है वो भी आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ये आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में होता है। ये वो सेल होते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारे नर्व सेल को। ठीक है, तो ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा जो होता है वो भी आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कहीं भी हो सकता है। स्पेशली आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में होता है, जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सपोर्टिव सेल होती हैं। फिर जो ओलिगो डेंड्रोग्लियोमा जो होता है वो किसी भी एज में होता है, स्पेशली अडल्ट को ज्यादा अफेक्ट करता है। इसके लक्षण में हमें मिर्गी के झटके आना, सर दर्द रहना, कमजोरी रहना, डिसेबिलिटी आ जाना। अगर ये ऐसे पार्ट में हो गया है जो कि आपके बॉडी के काफी हिस्से को कंट्रोल करता है, तो डिसेबिलिटी भी आ सकती है और कमजोरी भी आ सकती है। ओलिगो डेंड्रोग्लियोमा का जो ट्रीटमेंट होता है यूजुअली वो सर्जरी ही होता है। सर्जरी से ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाता है। बट अगर ये ज्यादा अग्रेसिव हो गया, एक्सेसिव बढ़ गया है, अननेसेसरी बढ़ता जा रहा है, तो हम फर्दर प्रोसीजर जैसे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इन तरफ की तरफ जाते हैं। फिर ये देखिए, इस तरीके का हमारा ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके कॉज, किन कारणों से ये होता है। बाकी जैसे और ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं उन्हीं की तरह इसका जो कॉज होता है वो अननोन होता है, पर कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि चांसेस बढ़ा देते हैं ब्रेन ट्यूमर या फिर ग्लियोमा होने के। बट इसका जो मेन प्राइमरी कॉज होता है, प्राइमरी ट्यूमर है बेसिकली, ये ब्रेन से ही शुरुआत होती है इसकी, बट ये स्प्रेड नहीं होता। तो जो प्राइमरी ट्यूमर होते हैं उनका कॉज जो होता है हमेशा अननोन होता है, नहीं पता रहता है। ठीक है, बट कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि इसके कॉज के कारण बनते हैं। तो जैसे कि प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर को हम देखें तो इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो नहीं पता है, बट रिस्क फैक्टर हमें पता है। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे कि एज। एज जो होता है ये भी आपका रिस्क फैक्टर होता है ब्रेन ट्यूमर होने का। एज के साथ साथ चांसेस बढ़ते जाते हैं कि आपको ग्लियोमा हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो ग्लियोमा होता है वो 45 से 65 ईयर ओल्ड के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिलता है। बाकी जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं वो किसी भी एज में हो सकते हैं। कुछ ग्लाइटोमा के टाइप जैसे कि इपिंडाइमोमास और पिलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, ये अक्सर बच्चों में और यंग अडल्ट्स में देखने को मिलते हैं। बाकी के जो ग्लियोमा या ब्रेन ट्यूमर होते हैं वो 45 और 65 की एज में देखने को मिलते हैं। फिर आता है एक्सपोजर टू द रेडिएशन। ऐसे लोग जो कि एक्सपोज्ड होते हैं टाइप ऑफ रेडिएशन जिसे हम आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, ये भी चांसेस बढ़ा देते हैं रिस्क होने की ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, अगर आप रेडिएशन के एक्सपोजर में है, जैसे हम आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्सपोजर है अगर आपके वर्क प्लेस पे या कहीं भी आसपास के एरिया में, अगर आप उसके एक्सपोजर में काफी टाइम तक रहते हैं तो आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। जैसे कि आयनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल है कि रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, पर इसका साइड इफेक्ट भी यही होता है कि इसके कारण भी कैंसर हो जाता है। रेडिएशन का एक्सपोजर जैसे कि ऑटम बॉम्ब, एक जो फटने वाले एरियाज जो होते हैं उसके नियर बाय जो लोग होते हैं
उनमें ब्रेन ट्यूमर देखने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो कॉमन फॉर्म होते हैं रेडिएशन के, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, पावर लाइन का, रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले रेडिएशन जैसे माइक्रोवेव का, इन सब से ग्लियोमा नहीं होता है। हाई पावर आयनाइजिंग रेडिएशन अगर है, उन्हीं से ग्लियोमा के चांसेस होते हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि सेलफोन से जो रेडिएशन निकलती है वो भी चांसेस बढ़ाती हैं क्या ब्रेन कैंसर के या नहीं। अभी इस पे कुछ कहा नहीं गया है, बट हाँ, एक ये भी कॉज होता है कि इसके कारण भी एकॉस्टिक न्यूरोमा जैसी कंडीशन बन जाती है ब्रेन ट्यूमर की। बाकी स्टडीज में देखा जाए तो सेलफोन जो होता है काफी रिलेटिवली न्यू फैक्टर है, जो लॉन्ग टर्म के इस बार देखा गया है कि ये भी इम्पेक्ट डालते हैं कैंसर के रिस्क में। ठीक है, अगर आप कंसर्न है इस चीज के लिए, तो पॉसिबल लिंक है कि फोन और कैंसर ये दोनों जो है ये वाइस वर्सा है। इसमें से जो वेव्स निकलती हैं, हम स्पीकर यूज करते हैं, हैंड फ्री डिवाइस यूज करते हैं, सेल फोन यूज करते हैं, जो हम हेड पे लगाते हैं, कानों के पास लगाते हैं, तो एक वेव निकलती ही है। ठीक है, एक रेडिएशन निकलती ही है जो कि हमारे ब्रेन के काफी करीब होती है। तो इस कारण से कुछ, अभी इसके ऊपर रिसर्चेस हैं, हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, पर हाँ, सेलफोन के कारणों से, सेलफोन से निकलने वाली रेडिएशन और उसके वेव के कारण से भी ग्लियोमा जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। अगर फैमिली हिस्ट्री में ग्लियोमा हो तो ये रेयर देखा गया है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में ग्लियोमा हो तो आने वाली जनरेशन को भी ग्लियोमा हो, ये रेयर है। पर अगर फैमिली हिस्ट्री में ग्लियोमा है तो आप डबल रिस्क पे हैं। कुछ ऐसे जीन होते हैं जो कि काफी वीकली एसोसिएट करते हैं ग्लियोमा के साथ, बट हाँ, ये लिंक बना सकते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन के कारण ऐसा कोई जेनेटिक वेरिएशन हो जाएगा, जैसे कि ए प्लास्टिक न्यूरोमा में होता है कि क्रोमोसोम 22 जो होता है वो ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है कि वो सप्रेस करते हैं ट्यूमर को, बट उसमें अलग ही चेंजेस हो जाते हैं और वो ट्यूमर खुद ग्रो कर देता है। तो अगर ऐसे कुछ वेरिएशन हो जाए अगर आपके जीन्स में या क्रोमोसोम्स में, तो कभी कभार फैमिली हिस्ट्री में ग्लूमा होने के कारण चांसेस जो होते हैं इसके डबल होते हैं, रिस्क जो होता है वो डबल होता है। अब आते हैं इसके लक्षण, किस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं हमें हमारे ग्लियोमा में। तो ग्लियोमा जो होता है एक टाइप ऑफ ट्यूमर होता है, इसके जो लक्षण होते हैं वो भी हमेशा डिपेंड करते हैं कि इसका साइज क्या है, इसका लोकेशन क्या है, इसकी ग्रोथ कितनी है। ठीक है, तो कॉमनली इसमें सर दर्द, उल्टी, चक्कर, कंफ्यूजन। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कंफ्यूजन, मेमोरी लॉस, याददाश्त चली जाती है, या याददाश्त में भी कभी एक बार ऐसा होता है कि कुछ इंसिडेंट चले जाते हैं, कुछ चीजें रख के भूल जाते हैं, या कभी कभार पूरा दिन भूल जाते हैं। ऐसी चीजें वेरिएशन में याददाश्त में देखने को मिलती हैं। कंफ्यूजन देखने को मिलता है, डिक्लाइन होता है ब्रेन फंक्शन, हर चीज को लेके कंफ्यूजन देखने को मिलता है। उल्टी, उल्टी जैसा लगना, सर दर्द रहना, पर्सनालिटी चेंज हो जाना, अजीब सा बिहेव करना, मूड स्विंग्स रहना, कभी एकदम से गुस्सा हो जाना, कभी एकदम से नाराज हो जाना, परेशान रहना, चिड़चिड़ा रहना, ये सब सिम्टम देखने को मिलते हैं। बैलेंस बनाने में डिफिकल्टी आती है। इन जिनको ग्लियोमा होता है उनके बैलेंस जो होते हैं वो काफी कम होते हैं। वो क्योंकि बेसिकली ये जो आपका ग्लियल सेल होता है, इनका काम होता है होम्योस्टेसिस का। तो अगर इसमें कैंसर हो जाएगा तो बैलेंस, इक्विलिब्रियम, इसमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी काफी टाइप के होते हैं, बट इसमें हमें जनरल यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है कि जो हमारा ब्लैडर है उससे कंट्रोल चला जाना। ठीक है, खांसना, छींकना, हंसना, इस समय पे यूरिन पास हो जाना। विजन, देखने में दिक्कत होना, डबल दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, कभी कभार दिखाई ही नहीं देना। बोलने में डिफिकल्टी आना, ऐसे पेशेंट में स्लर्ड स्पीच हो जाती है, बोलते बोलते वो तुतला जाते हैं या फिर क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता है। मिर्गी के झटके आना, स्पेशली बिना किसी हिस्ट्री के। मिर्गी के झटके अक्सर उन लोगों को आते हैं जिनकी फैमिली, उनको बचपन में कभी मिर्गी के झटके आते हो,
या उन्हें कभी मिर्गी की झटके की बीमारी रही हो, पर बिना किसी हिस्ट्री के उन्हें मिर्गी के झटके आना ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा साइन एंड सिम्टम रहा। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। तो जो हमारे प्राइमरी केयर डॉक्टर हैं वो अगर सस्पेक्ट करते हैं ब्रेन ट्यूमर, तो फिर वो रेफर करेंगे स्पेशलिस्ट के पास जो कि ट्रेन होगा ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने में, न्यूरोलॉजिस्ट को। तो जो न्यूरोलॉजिस्ट होंगे, ब्रेन ट्यूमर स्पेशलिस्ट होंगे, वो आपका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में चेक करेंगे डॉक्टर आपका विजन, जो कि धुंधला तो नहीं है, डबल तो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, हियरिंग, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्स। ठीक है, ये चेक किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन इसलिए देखा जाएगा क्योंकि ग्लियल सेल जो होती हैं वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन के लिए होती हैं, इक्विलिब्रियम सेट करती हैं। तो कितना इक्विलिब्रियम है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, बैलेंस बना सकती है बॉडी या नहीं बना पा रही है, सुन पा रहे हैं या नहीं, देख पा रहे हैं या नहीं, स्ट्रेंथ कितनी है बॉडी में। तो ये सब कंडीशन देखने को देखी जाती है। ये जो प्रॉब्लम है, इन सब में से कुछ क्लूज उठा के हम ये डिसाइड कर सकते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, कि किस जगह का एरिया कितना अफेक्ट हुआ है। इमेजिनिंग टेस्ट होता है जिसमें हम एमआरआई करवा सकते हैं, इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं ब्रेन ट्यूमर। कुछ केसेस में डाई, जो एक कॉन्ट्रास्ट मटेरियल होता है, उसको इंजेक्ट करते हैं एक वेन, यानी कि थाइस में जो वेन है उसके थ्रू वहां इंजेक्ट करते हैं, वो बॉडी में फैलता है। फिर हम उसमें एमआरआई करवाते हैं। तो जो एमआरआई का एरिया होता है जहाँ डाई रुक जाती है, इस तरीके का देखिए, आगे फिर डाई जा नहीं पाती है, तो ऐसा व्हाइट व्हाइट एरिया देखने को मिलता है। जहाँ डाई चली जाती है वो एरिया ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, एमआरआई परफ्यूजन में हम ये पता कर सकते हैं कि हमें ब्रेन ट्यूमर है या नहीं है। फिर आता है ब्रेन का एमआरआई स्कैन। इसको फाइंड करने के लिए, कैंसर को फाइंड करने के लिए अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी को, ठीक है, ये रूल आउट करने के लिए कि अदर टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर स्प्रेड होके तो नहीं आ रहा है किसी बॉडी से। ठीक है, इसमें कई सारे टेस्ट और प्रोसीजर को रिकमेंड करते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि एक्चुअल कैंसर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, क्योंकि ग्लियोमा जो होता है उसका ओरिजिनेट होता है ब्रेन से। ठीक है, बट कभी कभार ये फैल के भी आ सकता है, तो हम ऐसे भी पता कर सकते हैं कि ये स्प्रेड है या नहीं है, इस तरीके से भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। फिर आता है हमारा बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी में क्या होता है, कलेक्टिंग होता है और टेस्टिंग होता है सैंपल का एब्नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, हम कलेक्ट करते हैं एब्नॉर्मल टिश्यूज को, ठीक है, सैंपल लेते हैं और फिर टेस्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है ग्लोमा का। ठीक है, फिर उसके बाद ही हम बायोप्सी के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें निडल का यूज करते हैं, ऑपरेशन रूम में होता है। तो इसके लिए हमें हमेशा ये देखना जरूरी है कि ये किस जगह पे बना हुआ है। तो इसके लिए एक स्टीरियो टैक्टिक निडल जो होती है उसका इस्तेमाल करते हैं बायोप्सी के लिए। ग्लूमा में ग्लूमा तक पहुंचना बहुत हार्ड होता है, ठीक है, क्योंकि स्कल, फिर मेनिंजेस, फिर बाकी लेयर्स, तो निडल का वहां तक पहुंचना थोड़ा हार्ड होता है। बहुत सेंसिटिव एरिया में अगर है तो उसमें डैमेज के चांसेस भी रहते हैं, इसलिए भी हम इसको अवॉइड करते हैं। स्टीरियोटैक्टिक निडल पाइप में क्या होता है, हम न्यूरोसर्जन ड्रिल करते हैं, एक होल बनाते हैं स्कल्स पे, एक पतली सी निडल को वहां इंसर्ट करते हैं होल में, टिश्यू को रिमूव करते हैं निडल के थ्रू ही, फिर वहां पे सिटी स्कैन या एमआरआई करवाते हैं। जो बायोप्सी सैंपल होता है फिर उसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं कि उसमें कैंसर सेल थे या नहीं। देखिए इस तरीके से होता है, एक बहुत होल करते हैं, पतली सी निडल हम भेजते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं और वहां से कलेक्ट कर लेते हैं सैंपल को, और उस सैंपल को हम भेजते हैं माइक्रोस्कोप में, देखते हैं कि क्या कंडीशन है। बायोप्सी जो होती है एक ओनली द वे जो कि डेफिनेटली डायग्नोस कर सकता है ब्रेन ट्यूमर को, प्रोग्नोसिस के लिए भी अच्छा गाइड कर सकता है। इसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर ही जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं वो डायग्नोस कर सकते हैं कैंसर, कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो भी डायग्नोस कर सकते हैं, कितनी ग्रेड का कैंसर है, किस स्टेज का कैंसर है, ये भी पता कर सकते हैं। पैथोलॉजिस्ट भी एग्जामिन कर सकते हैं कि किस फिजिकल अपीयरेंस का है या ग्रोथ रेट कितना है,
तो इस हिसाब से जो डॉक्टर होते हैं वो एक्सप्लेन कर देते हैं पैथोलॉजिस्ट को कि किस तरह की कंडीशन आपको फाइंड करनी है, क्या टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ग्लियोमा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया हो, आप सभी हेल्दी रहें और फिट रहें। थैंक यू सो मच।